अशोक के अभिलेखों को बेसिकली हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला शिलालेख जो पत्थरों पे लिखी गई है, दूसरा स्तंभ लेख जो पिलर पे लिखी गई है यानी कि खंभों पे, और तीसरा गुहा लेख जो कि गुफाओं में हमें जानकारियां मिलती है। शिलालेखों के विषय में बात करें तो इसे भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है बृहद शिलालेख और दूसरा है लघु शिलालेख। स्तंभ लेख को 2 हिस्सों में बांटा गया है, सप्त स्तंभ लेख और दूसरा है लघु स्तंभ लेख। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बृहद शिलालेख के विषय में। बृहद शिलालेखों की अगर हम बात करें तो इन शिलालेखों में 14 राजाज्ञाएं दी गई हैं, यानी कि 14 पॉइंट लिखी गई हैं। एक एक करके सभी पॉइंट को हम पढ़ेंगे अभी। यदि हम बात करें बृहद शिलालेख के बारे में तो टोटल हमारे पास 8 बृहद शिलालेख है। पहला है शहबाजगढ़ी, दूसरा है मानसेहरा। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है। इसके अतिरिक्त कलसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरागुड़ी और सोपारा, जिसे सेपारा भी कहा गया है, ये सारे बृहद शिलालेख के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में जून 2012 में प्रश्न पूछा गया था। ऐसे तो कई सारे प्रश्न बने हैं, पर मैं कुछ मुख्य प्रश्न लेकर के आया हूं जिससे एक आपको आइडिया लग सके। प्रश्न था, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बृहद शिलालेख सारनाथ से प्राप्त हुई है? नहीं, ये चीज तो गलत हो गया। लघु शिलालेख बाहापुर से, बिल्कुल सही है। स्तंभ लेख यानी कि बृहद स्तंभ लेख रामपुरवा से, ये भी सही है। लघु स्तंभ लेख सांची से, ये भी सही है। हमसे पूछ रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। अब हम बात करते हैं इन बृहद शिलालेखों में जो 14 पॉइंट लिखे गए हैं उसके विषय में। प्रमुख शिलालेख संख्या 1 जो है उसमें कहा गया है कि पशुवध और उत्साह समारोह को रोका जाए। ऐसे उत्साह समारोह जहां पे पशुओं की बलि दी जा रही हो। शिलालेख संख्या 2 में लिखा गया है चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ऐसे दक्षिण भारतीय राज्यों का यहाँ पे हमें उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त अशोक के द्वारा सामाजिक कल्याण का भी उल्लेख मिलता है। कौन से सामाजिक कल्याण? सड़क निर्माण, तालाब निर्माण, पौधे रोपण, इन सारे के विषय में। शिलालेख संख्या 3 में कहा गया है ब्राह्मण, श्रमण यानी कि भिक्षु और बड़े जनों का सम्मान करना। शिलालेख संख्या 4 में लिखा गया है अहिंसा का उपदेश। भेरी घोष की तुलना में धम्म घोष को प्राथमिकता दी गई है, यानी कि शांति की ध्वनि को प्राथमिकता दिया गया है प्रमुख शिलालेख संख्या 4 में। शिलालेख संख्या 5 में क्या कहा गया है? दासों के प्रति उनके स्वामियों के द्वारा मानवीय व्यवहार किए जाए। धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख भी शिलालेख संख्या 5 में किया गया है। कैदियों की क्षमादान की बात की गई है। अपने राज्याभिषेक के प्रत्येक वर्ष कैदियों का ये क्षमादान भी किया करते थे। शिलालेख संख्या 6 में लिखा गया है कल्याणकारी राज्य के बारे में, और ऐसा कहा गया है कि राजा की प्रजा की स्थिति जानने की इच्छा जो है वो भी शिलालेख संख्या 6 में जानकारी के तौर पे दिया गया था। शिलालेख संख्या 7 में लिखा गया है सभी धर्मों और संप्रदायों समान रूप से समानता के अधिकार रखते हैं, यानी कि सभी धर्मों और संप्रदायों की प्रति सहिष्णुता की बात जो है 7वें शिलालेख में किया गया है। शिलालेख संख्या 8 में कहा गया है अशोक की बौद्ध यात्रा और बौद्ध वृक्ष के उल्लेख के विषय में। इसके अतिरिक्त धम्म यात्रा के माध्यम से ग्रामीण लोगों से संपर्क बनाए रखना और बिहार यात्रा के स्थान पे धम्म यात्रा पर जो बल दिया गया था इसका उल्लेख भी शिलालेख संख्या 8 में है। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में जून 2022 के शिफ्ट 1 में प्रश्न आया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अशोक का बृहद शिलालेख संख्या 5, इसका संबंध है धर्म महामात्रों की नियुक्ति से, तो ए का हो जाएगा 3 आपका। मुझे इतना मालूम है कि ए का 3 है, तो ये पॉइंट भी कट जाएगा और ये पॉइंट भी कट जाएगा। अशोक का बृहद शिलालेख संख्या 6, इसका संबंध है अशोक की राजत्व के सिद्धांत से, यानी कि बी का हो जाएगा 1। अशोक का बृहद शिलालेख संख्या 7, इसका संबंध है अन्य संप्रदायों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता से, यानी कि सी का हो जाएगा 4।
सी का 4 केवल ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तो आप इलिमिनेट करना भी सीख लो, एग्जाम में ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं शिलालेख संख्या 9 के बारे में। इसमें उल्लेख किया गया है लोगों के नैतिक आचरण के बारे में, महंगे समारोहों से बचने के बारे में। इसके अतिरिक्त लोग कर्मकांडों, बलिदानों को बंद करें और धर्म का पालन करें, इसका उल्लेख भी शिलालेख संख्या 9 में किया गया है। शिलालेख संख्या 10 में बताया गया है अशोक ने धर्म को बुराई से मुक्ति के रूप में परिभाषित किया था, इसके बारे में। अगला है शिलालेख संख्या 11। इसमें धर्म के विषय में विस्तार रूप से चर्चा किया गया है। शिलालेख संख्या 12। इसमें कहा गया है सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता विकसित करने के बारे में। शिलालेख संख्या 13। ये शिलालेखों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा अभिलेख वाला शिलालेख माना जाता है। कलिंग युद्ध के बारे में इसमें विस्तार से चर्चा किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ दक्षिण राज्यों के बारे में भी इसमें उल्लेख मिलता है। इसी शिलालेख में 5 समकालीन शासकों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। यदि हम उसके क्रम देखें तो सबसे पहले एंटियोकस जो कि सीरिया का राजा था, तुर्मै या फिर कहे तो टोलमी ये मिस्र का राजा था, एंटीगोनस मैसेडोनिया का राजा था, मगास जो कि लीबिया का राजा था, और सिकंदर जिसे अलेक्जेंडर कहा गया है ये ग्रीस का राजा था। इसके बारे में भी 13वें शिलालेख में जानकारी हमें मिलता है। अब यहां से यूजीसी नेट के पेपर में दिसंबर 2018 में प्रश्न पूछा गया था अशोक का समकालीन विदेशी राजा तुर्मै कहाँ का शासक था? साइरिन, मिस्र, एपायरस या फिर कहे तो सीरिया। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका मिस्र का। अगला प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 2019 में अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर यूनानी शासकों का जिस क्रम में उल्लेख किया गया है उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिकंदर, एंटियोकस, एंटीगोनस और टोलमी। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका एंटियोकस, उसके बाद आएगा टोलमी, उसके बाद आएगा एंटीगोनस और सबसे अंतिम में आएगा सिकंदर, यानी BDCA। BDCA ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं अशोक के शिलालेख संख्या 14 के विषय में। सभी शिलालेख चट्टानों पर उत्कीर्ण करवाए जाएं। देश के विभिन्न भागों में शिलालेख उत्कीर्ण करने के उद्देश्य के बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं अशोक के लघु शिलालेख के बारे में। ये शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है, इसी कारण से इसे लघु शिलालेख कहा जाता है। लघु शिलालेख कौन कौन से हैं? तो पहला है रूपनाथ, ये जबलपुर में मिला है। गुर्जरा ये मध्य प्रदेश के दतिया में मिला है। सहसाराम बिहार में मिला है। भाबरू या फिर कहे तो बैराट ये राजस्थान के जयपुर में मिला है। मास्की कर्नाटक के रायचूर में मिला है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक के चित्तलदुर्ग में मिला है। सिद्धपुर कर्नाटक में ही मिला है। जटिंग रामेश्वर कर्नाटक में मिला है। एरागुड़ी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में मिला है। अहरौरा उत्तर प्रदेश में मिला है। और नेत्तूर और उड़ेगोलम ये कर्नाटक के बेलारी जिला में मिला है। तो ये कुछ मुख्य लघु शिलालेख हैं और इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना। अब हम बात करते हैं स्तंभ लेख के विषय में। स्तंभ लेख में सबसे पहले हम बात करते हैं सप्त स्तंभ लेख के विषय में। इसमें 7 राजाज्ञाएं यानी कि 7 पॉइंट लिखी गई हैं। इसी की वजह से सप्त स्तंभ कहा जाता है। कौन कौन से हैं सप्त स्तंभ? तो पहला है दिल्ली टोपरा, दूसरा है दिल्ली मेरठ, तीसरा है लौरिया अरराज, चौथा है लौरिया नंदगढ़, पांचवा है रामपुरवा और छठा है प्रयाग। यदि हम बात करें दिल्ली टोपरा के विषय में तो सहारनपुर से फिरोज शाह के द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ को मेरठ से फिरोज शाह के द्वारा दिल्ली लाया गया था। लौरिया अरराज ये बिहार के चंपारण में मिला है। लौरिया नंदगढ़ बिहार के चंपारण में ही मिला है। रामपुरवा ये बिहार के चंपारण में ही मिला है। और प्रयाग जो है वो कौशाम्बी से अकबर के द्वारा इलाहाबाद में लाया गया था। अब हम बात करते हैं लघु स्तंभ लेख के विषय में।
तो पहला है सांची, ये मध्य प्रदेश के रायसेन में मिला है। दूसरा है सारनाथ, ये वाराणसी में मिला है। तीसरा है कौशाम्बी, ये इलाहाबाद में मिला है। चौथा है रुमिनदई, ये नेपाल के तराई क्षेत्र में मिला है। और पांचवा है आपका निगलीवा, जिसे कि निगाली सागर भी कहा जाता है, ये भी नेपाल के तराई क्षेत्र में मिला है। अब हम बात करते हैं गुहा लेक के विषय में। बराबर नामक पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख मिले हैं। ये सभी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इस प्रकार आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुहा दान में दिया जाता था, इसकी जानकारी हमें मिलती है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं जो कि अशोक के अभिलेखों से जुड़ी हुई है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिली है। 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा खरोष्टी लिपि में मिले हैं। एक अभिलेख तक्षशिला से प्राप्त हुई है जो कि अरमाइक लिपि में मिली है। एक भग्न अभिलेख कंधार के पास सर एक कुना से प्राप्त हुआ है, ये अरमाइक लिपि में लिखा गया है और यूनानी लिपि में लिखा गया है, यानी कि ये द्विभाषीय मिलता है। एक अभिलेख काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद के ऊपर स्थित लंगमान से मिला है और ये भी अरमाइक लिपि में मिलता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए।